पर कैनसेट कैनसेट कंट्रोल का क्लास है मेनली, ठीक है। एवियोनिक्स वाला पार्ट रिदम कवर किया है, तो वो वाला हम ज़्यादा कवर नहीं करेंगे। मेनली कंट्रोल का ऊपर रिलेटेड से क्लास है। तो पहला बात कि जैसे लिखे है टाइटल में, एक्टिव एंड पैसिव कंट्रोल, तो कोई बता सकता है मतलब इसे सुन के क्या लगता है कि एक्टिव और पैसिव कंट्रोल का मतलब क्या होगा? कोई गेस कर सकता है मतलब कोई भी रैंडम सा गेस? हेलो, आवाज आ रहा है? अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, आप बता दो। तो बेसिकली बात यह है कि और तुम लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं आराम से, अनम्यूट करके कभी भी बोल सकते हैं, या डाउट होने से पूछ लो, ठीक है। रोक के पूछ लो, ठीक है ना। तो क्या कैंसर, ये तो आई गेस सबको पता होगा व्हाट इज अ कैंसर। बेसिकली ऐसा दिखने में होता है, उसमें मल्टीपल लेयर्स होता है जैसा कि दिख रहा है, और सेंसर्स होता है, बैटरीज वगैरह होता है, एक्सेलेरोमीटर, जाइरोस्कोप, सब जनरली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कैनसेट का। हाउ डज अ कैनसेट फ्लाई, बेसिक ऑपरेशन जैसे कि फ्लाइट प्रोफाइल होता है कैनसेट में। रॉकेट के ऊपर जिन पेलोड सेक्शन में रखा हुआ रहता है कैनसेट, फिर वो लॉन्च होता है, एपोजी में जाके कैनसेट रिलीज होता है। रिलीज होने के पहले तक कैनसेट कुछ करता नहीं, मतलब बेसिकली बस सेंस करते रहता है, कुछ करना नहीं रहता है। एक बार रिलीज होने के बाद जब डिसेंट फेज चालू होता है, उसके बाद कैनसेट मेजरमेंट वगैरह लेना चालू करता है और कंट्रोल सिस्टम्स अपना एक्टिवेट करता है। एक एक फ्री फॉल फेज होता है पहले, उसके बाद डिसेंट कंट्रोल्ड फेज आता है जहाँ पे कैंसर अपना पैराशूट वगैरह रिलीज करता है, स्लो डाउन होता है और लास्ट में लैंडिंग होता है। ये बेसिकली जनरली फ्लाइट प्रोफाइल है कैंसर का। नेक्स्ट, कंट्रोल, कैंसर को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है? तो जनरली जब कोई भी चीज़ मीडियम में मूव करता है, फ्लूइड मीडियम में, तो देखो ऐसे वोर्टिसेस बनना शुरू होता है। जब कैनसेट भी जब एयर में मूव करेगा, तो स्टार्टिंग में जब स्लो स्पीड में मूव करेगा, फ्लो लैमिनर रहेगा, तो कोई फोर्सेस नहीं लगेगा। पर जैसे ही रेनॉल्ड्स नंबर इंक्रीज होगा, तो ये देखो जैसे वेलोसिटी ऊपर में, तो वेलोसिटी ऊपर जाएगा, रेनॉल्ड्स नंबर जब 100,000 के ऊपर चल जाता है, 50,000 से 100,000 के ऊपर जाता है, फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है, जिसके वजह से ये वोर्टेक्स शेडिंग होने लगता है इस फिनोमेनन। इसके वजह से कैंसर डिस्टेबलाइज हो जाता है, टम्बल करना शुरू कर सकता है। इसीलिए कैंसर को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। ये जो बताया पैसिव और एक्टिव कंट्रोल, पैसिव कंट्रोल मेनली वो टेक्निक होता है इसमें कंट्रोल करने के लिए हम लोग को कोई पावर इनपुट, एक्सटर्नल पावर देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। कैनसेट का इंटरनल ज्योमेट्री और वेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी से ही वो खुद को स्टेबलाइज कर लेते हैं। लाइक जैसे पेंडुलम जैसा होता है, अगर उसको डिस्प्लेस कर देंगे तो पेंडुलम कुछ देर बाद ऑसिलेट करके अपना स्टेडी स्टेट में वापस आ जाएगा। सेम वैसे उसमें कोई पावर इनपुट नहीं ज़रूरत होता है। पर एक्टिव कंट्रोल होता है जिसमें एक्टिवली कैंसर मॉनिटर करता है अपना अपना ओरिएंटेशन वगैरह को सेंसर्स के थ्रू, और फिर अलग अलग एक्चुएटर्स के थ्रू ये करता है, अपना ओरिएंटेशन को कंट्रोल करता है। पैसिव कंट्रोल, पैसिव कंट्रोल में एक ही होता है, फिन स्टेबलाइज्ड होता है, और कोई टेक्निक नहीं है कैंसर में पैसिव कंट्रोल का। और एक दूसरा पैराशूट होता है जो डिसेंट कंट्रोल के लिए यूज़ होता है, अपना वेलोसिटी स्लो करने के लिए पैराशूट्स यूज़ होता है। एरो ब्रेकिंग, हीट शील्ड्स, ये सब मोस्टली री एंट्री व्हीकल्स में यूज़ होता है, ये हम लोग के लिए रेलेवेंट नहीं है। फिन्स होता है, ग्रिड फिन्स भी होता है, पर ग्रिड फिन्स जनरली उन वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे ट्रांसोनिक या सुपरसोनिक रिजीम में फ्लो होता है। तो हम लोग का कैंसर क्योंकि सिर्फ 1 किलोमीटर से फॉल करेगा, तो उस ग्रिड फिन्स वगैरह का ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल फिन्स होने से ही काम हो जाएगा। एंड बैलेस्ट और वेट डिस्ट्रीब्यूशन,
वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे अफेक्ट करता है स्टेबिलिटी को, वो कुछ स्लाइड्स बाद बताएंगे। पर अभी के लिए जान के रखो कि ये वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैनसेट का स्टेबिलिटी के लिए। अगर वेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं हुआ है तो कैनसेट स्टेबल नहीं होगा, वो टंबल करने लगेगा। पैसिव कंट्रोल कब यूज़ करते हैं? पैसिव कंट्रोल पहले तो सिंपल होता है, पैसिव कंट्रोल बनाना बहुत ईजी होता है। स्टार्टिंग में डिज़ाइन में तुमको एक बार डायमेंशंस डिसाइड करना होगा फिन्स वगैरह का, और उसके बाद उसको बस असेंबल कर देना। उसके बाद लाइक मेक एंड फॉरगेट वाला स्कीम है, तो उसमें तुमको और एफर्ट डालने को, जितने रिलायबल होता है हमेशा काम करेगा। एक्टिव कंट्रोल में जैसे कुछ फेल कर सकते हैं, या तो सेंसर फेल हो गया चलते चलते, या पावर पावर फेल हो गया, बैटरीज या कुछ तार लूज हो गया, कुछ भी हो सकता है, वो फेल हो जाएगा वैसे। पर पैसिव कंट्रोल वैसे नहीं होता है, वो फेल नहीं होगा, बहुत रिलायबल होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है ऑब्वियसली। जैसे ये ऐसे विन फिन्स को ऐसे लगाना बहुत इजी है, मतलब कुछ से भी बना के लगा सकते हैं जनरली। पर एक्टिव कंट्रोल के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स लगता है तो एक्सपेंसिव हो जाता है। फिन कैनसेट का फिन बहुत ही सिंपल होता है, लाइक एक जनरली फ्लैट प्लेट जैसा ही होता है। कैनसेट का फिन एकदम एक सिंपल फ्लैट प्लेट जैसा होता है, सिलेंडर पे अटैच्ड होता है। जबकि एक एयरप्लेन का फिन बहुत, उसका एक प्रोफाइल होता है पूरा, एयरफॉयल का प्रोफाइल बोलते हैं उसको। पर कैनसेट का फिन बहुत इजी होता है बनाना, एकदम सिंपली एक स्ट्रेट कार्डबोर्ड पीस जैसा होता है और सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मतलब देखो, ये वाला एयरप्लेन का एक एयरफॉयल का सेक्शन, कैनसेट का जैसे देखो एकदम एकदम स्ट्रेट है, इसमें कोई क्रॉस सेक्शन में कोई शेप नहीं है, बस सिंपल रेक्टेंगुलर है। इसमें देखो एक अलग सा शेप है, जिसके वजह से ये इसका लिफ्ट कर वैसे थोड़ा सा, क्या बोले इसमें, तो बस वही है। लिफ्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है, वही इसमें बता रहे हैं। और ये वाला लिफ्ट है, वेलोसिटी स्क्वायर है। ये वाला डेंसिटी होगा, आर पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, ये एयर डेंसिटी है। और ये एरिया ऑफ द फिन है, मतलब ये वाला जो ट्रेपीजियम है इसका एरिया वही है। ठीक है, ये वाला लिफ्ट कोएफिशिएंट है। एंगल ऑफ अटैक वर्सेस एंगल ऑफ अटैक वर्सेस लिफ्ट कोएफिशिएंट का वैल्यू है। मतलब अगर जब ऐसे रहेगा एकदम स्ट्रेट रहेगा तो इसमें कोई लिफ्ट नहीं जनरेट होगा। पर जब ऐसे हल्का सा बेंट रहेगा अल्फा एंगल के साथ, और इधर ऐसे करके एयर इंड्यूस्ड है, तो तब उसमें एक लिफ्ट जनरेट होना चालू करेगा परपेंडिकुलर टू द फ्लो डायरेक्शन। ठीक है, ये ड्रैग फोर्स है। ड्रैग फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है, ये ड्रैग फोर्स ऐसे होता है। तो जब फिन ऐसे होगा, ड्रैग फोर्स स्ट्रेट इन द डायरेक्शन होगा। ये भी सेम। इसमें ये वाला फीचर नोट करना है कि मेन है कि लिफ्ट फोर्स स्मॉल वैल्यूज ऑफ अल्फा के लिए लिनियर होता है। तो हम लोग उसको एक अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं टेलर सीरीज से, हम लोग हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वाला कर्व को हम लोग टेलर सीरीज में एक्सपैंड करेंगे तो लिफ्ट का कर्व में सिर्फ पहला टर्म ही आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, बाकी टर्म जीरो हो जाएगा। सेम वे ड्रैग के लिए जो होता है, ड्रैग एक कांस्टेंट है यहाँ पे देखो, स्मॉल एंगल्स के लिए। तो इसको हम लोग एक स्ट्रेट ऐसे कांस्टेंट वैल्यू से डिनोट कर सकते हैं, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी नहीं आता है। ये वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा पैसिव स्टेबलाइजेशन पे जब फिन डिज़ाइन करेंगे। ये वाला देखो, जो बताते हैं सिमेट्रिकल एयरफॉयल, ये ज़ीरो क्रॉसिंग होता है, मतलब ज़ीरो एंगल ऑफ अटैक पे इसमें ना कोई कोई लिफ्ट जनरेट नहीं होगा, सिर्फ ड्रैग होगा। और ये कैम्बर्ड एयरफॉयल जो एयरक्राफ्ट्स में यूज़ होता है, ये वाला जनरली फाइटर जेट्स और कैंसर्ट्स और ये मिसाइल्स में यूज़ होता है, क्योंकि इसमें ड्रैग बहुत कम होता है पर लिफ्ट नहीं जनरेट होता ज़ीरो एंगल ऑफ अटैक पर। और ये वाला एयरक्राफ्ट्स में यूज़ होता है जनरली।
पैसेंजर एयरक्राफ्ट वगैरह में। इसमें इंटरसेप्ट बस इंक्रीज होता है जीरो एंगल ऑफ अटैक पे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ज़्यादा फास्ट तो नहीं बता रहे हो ना? हाँ दादा। अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो रोक के पूछ लेना, फास्ट जा रहे होंगे तो बोल देना कि फास्ट है, तो एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। लिफ्ट कोएफिशिएंट, अभी जैसे जो डिस्कस किया इतना देर कि लिफ्ट कोएफिशिएंट होता है एक फिन का, सेम एक फ्लैट प्लेट जो कि कैनसेट में लगा रहता है, ये वाला, ये तो फ्लैट प्लेट है, इसका लिफ्ट कोएफिशिएंट क्या होगा? इसका लिफ्ट कोएफिशिएंट डिस्कस किए देखो। ये लिफ्ट वैल्यू 2 पाई अल्फा, मतलब जो एंगल ऑफ अटैक पे ये लगा हुआ है, ये देखो ये एंगल ऑफ अटैक अल्फा पे लगा हुआ है। तो कैनसेट में तो कैनसेट कैसे होता है? कैनसेट ऐसे होता है, और जब फॉल करेगा तो एयर कहाँ से आएगा? मतलब इसमें देखो, ये वाला जो फिन है जो दिख नहीं रहा, इसमें क्या होगा? ये तो डायरेक्टली एयर को डायरेक्टली एयर में हेड ऑन फेस करेगा, ये तो कोई ऐसे एंगल में फेस नहीं करेगा जब कैनसेट एकदम सीधा ओरिएंटेड होगा। तो इसमें जो ओरिजिनल मेरा अल्फा का वैल्यू रहेगा स्टेडी स्टेट में, मतलब जब कैनसेट वर्टिकल होगा तो वो अल्फा का वैल्यू ज़ीरो होगा। तो जो मेरा फंक्शन होगा टेलर एक्सपेंशन के बाद क्या होगा? सी एल नॉट प्लस ये वाला डेरिवेटिव टर्म सी एल डैश इंटू अल्फ़ा। तो ये सी एल नॉट जो 2 पाई अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा? अल्फ़ा ज़ीरो होगा स्टेडी स्टेट में। तो अगर ज़ीरो के अबाउट हम लोग टेलर एक्सपेंशन करेंगे तो ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा, और ये वाला टर्म क्या है? तो कांस्टेंट है 2 पाई अल्फ़ा। तो ये क्या हो जाएगा? सी एल स्मॉल वैल्यूज़ के लिए हो जाएगा 2 पाई अल्फ़ा। ये वाला सिंपल सा एक रिलेशन है, उतना हार्ड नहीं समझना। अगर नहीं समझ आया तो बोलो और एक बार एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हाउ डज अ फिन वर्क, ये जो बता रहे थे फिन वर्क, देखो इसमें दो कॉन्फ़िगरेशन होता है। कोई भी फिन जब होता है ना, कोई फिन जब काम करता है, ऐसे करके फिन है मान लो, तो जो पॉइंट पे यहाँ पे मान लो ये वेलोसिटी, एयर वेलोसिटी ऐसे है, तो एक लिफ्ट जनरेट हो रहा है ना, तो जो पॉइंट पे लिफ्ट जनरेट होता है ना, जिस पॉइंट पे लिफ्ट एक्ट करता है, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। और ये सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है ना, वो कैनसेट का, ये ऐसे अगर फिन है, ये सेंटर ऑफ प्रेशर इधर है मान लो, ठीक है, ये वाला पोजीशन पे, पर कैनसेट का जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ प्रेशर से कोइंसाइड नहीं भी कर सकता है। दो कंडीशन पॉसिबल है, या तो सेंटर ऑफ मास अहेड है सेंटर ऑफ प्रेशर का, या सेंटर ऑफ मास बिहाइंड है सेंटर ऑफ प्रेशर का। ये दो कंडीशन है। इन पहला कंडीशन में जो है वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है कि अगर सेंटर ऑफ, सॉरी, स्टेबल हो जाता है। और अगर दूसरा कंडीशन में अनस्टेबल हो जाता है, देखो जैसे स्टेबल कंडीशन में ये रॉकेट में बताया हुआ है, रॉकेट ऊपर जा रहा है पर हम लोग का कैंसेट नीचे आएगा, तो जस्ट इन्वर्ट हो जाएगा सब कुछ। यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर है। तो जब जैसे ये रॉकेट अभी सीधा जा रहा है तो अभी सारा फोर्सेस बैलेंस्ड है, सारा फोर्सेस सेम लाइन पे एक्ट कर रहा है, लाइन ऑफ एक्शन सब फोर्सेस का सेम है, तो सारा कैंसिल हो जा रहा है। पर जैसे ही रॉकेट थोड़ा सा, मान लो एक विंड गस्ट आया और रॉकेट थोड़ा सा नज हो गया उसका स्ट्रेट डायरेक्शन से, तो ये अल्फा एंगल बना, ठीक है। तो ये जो फिन्स है, फिन्स के वजह से, फिन्स और बॉडी का वजह से सेंटर ऑफ प्रेशर पे इफेक्ट बनेगा लिफ्ट, ठीक है। फोर वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है, और ये वाला एंगल ऑफ अटैक अल्फा है। ये इन ये एयर वेलोसिटी ऐसा है, तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलरली लिफ्ट फोर्स बनेगा। ठीक है, ये वाला समझ में आया ना, इस डायरेक्शन में कैसे आया? और थ्रस्ट,
हाँ, तो मतलब इस केस में जहाँ पे सी पी बिहाइंड में है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टॉर्क कैसे लग रही है, टॉर्क तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगेगा, तो ये फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो टॉर्क कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज रॉकेट कहाँ डिफ्लेक्ट होता है क्लॉकवाइज, पर टॉर्क कहाँ जनरेट होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो इनहेरेंटली स्टेबल हो जाता है। मतलब एक पेंडुलम जैसा समझो, ये पेंडुलम है ना, अगर पेंडुलम को हम अपना मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देंगे तो ग्रेविटी फोर्स ऐसे लगता है। तो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क कहाँ जनरेट होता है, हम अगर डिस्प्लेस किए हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इस सेंटर अटैचमेंट पॉइंट के अबाउट टॉर्क लगेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका टेंडेंसी क्या होगा, अपना मीन पोजीशन में जाने का टेंडेंसी होगा। ये सेम फिनोमेना अकर करता है रॉकेट में या कैनसेट में, पैसिव स्टेबलाइजेशन में यही कोर कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी का, कि इनिशियल मतलब टेंडेंसी कहाँ पे है जाने का, मीन पोजीशन पे जाने का है या फिर मीन पोजीशन से दूर जाने का है। ये उल्टा सिनेरियो है, जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है और सेंटर ऑफ प्रेशर ऊपर में है। यहाँ पे देखो क्या होगा, जब अगर रॉकेट थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं। ये देखो रॉकेट ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ है, ये एयर वेलोसिटी है, तो परपेंडिकुलरली फोर्स आएगा, ये वाला एंगल ऑफ अटैक अल्फा है। तो देखो फोर्स ऐसे लग रहा है, टॉर्क भी जनरेट हो रहा है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और डिफ्लेक्शन भी हुआ था काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका टेंडेंसी अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन जाने का है। तो इसलिए हम लोग इसको अनस्टेबल कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, कैनसैट में भी सेम होता है, कैनसैट में बस होता है रॉकेट ऊपर जाता है, कैनसैट नीचे आता है। अगर ये सेंटर ऑफ मास है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है, अगर मान लो सेंटर ऑफ प्रेशर ऊपर में है, ठीक है, तो अगर कैंसर डिफ्लेक्ट होगा, कैंसर मान लो इस तरह इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो, ठीक है, ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट हो, ये एंगल ऑफ अटैक, तो ये इस तरफ लगेगा, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास नीचे होना चाहिए, सेंटर ऑफ प्रेशर ऊपर होना चाहिए, इसलिए कैंसर में देखना हमेशा ऐसे लगा रहता है, फिन्स ऊपर में रहता है, और इस यहाँ नीचे में जायरो लगा रहता है, नीचे में जायरो, ताकि वेट नीचे हो जाए, और ये सेंटर ऑफ प्रेशर विंग्स के पास में रहता है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर ऊपर हो जाता है। अगर सिम उल्टा कर देगा, विंग्स को नीचे लगा देगा, तो ये कैंसर अनस्टेबल हो जाएगा, टम्बल करने लगेगा गिरते हुए, ठीक है, तो इसीलिए फिन्स हमेशा ऊपर रहता है। ये बेसिक कंडीशन स्टेबिलिटी का। यहाँ पे थोड़ा मैथ्स किए, ठीक है, यहाँ पे देखो अगर कैंसर थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ है, ये वाला सेंटर ऑफ प्रेशर है, ये वाला जो हम बता रहे थे सी पी, और ये वाला सेंटर ऑफ मास है सी जी। जैसे रितम बताया, यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स लगेगा एम जी, और यहाँ पे ये वाला फोर्स है लिफ्ट और ड्रैग फोर्स इधर लगेगा। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लिखे न्यूटन सेकेंड लॉ, टॉर्क समीशन ऑफ टॉर्क बराबर आई अल्फा वही किए बस, आई थीटा डबल डॉट इक्वल्स माइनस बी थीटा डॉट, थीटा ये एंगल है, ठीक है, दिस इज थीटा एंगल, इस डायरेक्शन में थीटा पॉजिटिव है, और यहाँ तो लिखा ही हुआ है उसी डायरेक्शन में थीटा पॉजिटिव है। थीटा डॉट बेसिकली विस्कस ड्रैग टर्म है, ठीक है। ये बी का जो वैल्यू है, बी का वैल्यू जनरली तुमको एंसिस करके निकालना होगा, वो प्रोथोमा तुम लोग को बताएगी कैसे करते हैं, ये वाला बी का वैल्यू सिमुलेट करके कैसे निकालते हैं। और ये वाला जो है लिफ्ट फोर्स बताया हम, हाफ रो, देखो यहाँ पे कुछ स्लाइड्स पहले जो था, यहाँ पे यहाँ पे लिफ्ट क्या होगा, लिफ्ट इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, लिफ्ट होगा हाफ रो ए बी स्क्वायर, ठीक है, ये और सी एल ये आएगा, ठीक है, ये वाला लिफ्ट फोर्स आएगा ना। अगर हम इसी लिफ्ट फोर्स को यहाँ पे जो बताए थे टेलर एक्सपेंशन करेंगे, तो लिफ्ट फोर्स क्या आएगा, लिफ्ट फोर्स इक्वल्स टू हाफ रो ए बी स्क्वायर, और लिफ्ट फोर्स आएगा सी एल नॉट प्लस डी सी एल डी थीटा इंटू इंटू थीटा, ठीक है, ये वाला आएगा, तो डी सी एल नॉट डी थीटा, और ये वाला इसके इसका इस फोर्स का मोमेंट क्या होगा, इस फोर्स का मोमेंट क्या होगा, ये वाला फोर्स हुआ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये एंगल अगर थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा डी कॉस थीटा, तो ये वाला लिफ्ट फोर्स इनटू डी कॉस थीटा, क्योंकि हम लोग डिस्कस किए फ्लैट
फ्लैट एयरफॉयल के लिए जो सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब रेक्टेंगुलर जैसा फिन होता है, उसके लिए सी एल नॉट का वैल्यू ज़ीरो होता है। तो सी एल नॉट ज़ीरो किए तो हाफ रो वी स्क्वायर डी सी एल डी थीटा थीटा इंटू डी कॉस थीटा, ये वाला लिफ्ट फोर्स के वजह से मूवमेंट। और ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म आ जाता है, वो यहाँ पे दिशा डी नहीं लिखी है, यहाँ पे एक डी होगा। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म आता है, ये वाला ये ड्रैग फोर्स के लिए मूवमेंट आता है। ड्रैग फोर्स का डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर ये इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी साइन थीटा इंटू डी साइन थीटा, प्लस ये जो टॉर्क है, ये जो टॉर्क है ये डिस्टर्बिंग टॉर्क है, मतलब ये वाला टॉर्क जो है, जो वो फोर्सेस के वोर्टेक्स शेडिंग के लिए जो टॉर्क लग रहा है, ये वो वाला टॉर्क है। तो इसको ऐसे रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं। फिर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लेंगे, कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 और साइन थीटा इक्वल टू थीटा। तो उसको लेके ऐसा मेरा आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये इक्वेशन नॉन लीनियर था, थीटा इंटू कॉस थीटा टर्म था, साइन थीटा टर्म था, इंटू थीटा, हाँ साइन थीटा टर्म था, ये वाला नॉन लीनियर था, इसको सॉल्व करना संभव नहीं है। पर ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लेके मेरा जो इक्वेशन आता है, ये वाला एक लीनियर इक्वेशन आ जाता है। ये बहुत ही वेल नोन, मतलब पेंडुलम वाला इक्वेशन है, पेंडुलम विद ड्रैग, सेम फॉर्म में आ जाता है। अब तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया होगा, तो इसका ही लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिए ये सेकंड स्टेप में। और फिर ये थीटा एस यहाँ से कॉमन ले लिए सारा टर्म में, डिवाइडेड बाई टाउ एस, और बाकी सारा जो कोएफिशिएंट है उसको नीचे भेज दिए, तो मेरे पास ये वाला टर्म आया। ठीक है, और अब जो कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होता है, कोई भी सिस्टम का जनरल सिस्टम सेकंड डिग्री का ये इक्वेशन होता है, तुम लोग शायद इसी सेमेस्टर में पढ़ेगा ये वाला। पर ये शायद सॉल्व भी क्या होगा तुम लोग इसके पहले वाला सेमेस्टर में, ये वाला इक्वेशन बहुत ही वेल नोन है। ठीक है, तो ये इसके साथ अगर इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ से आई कॉमन ले लेंगे सारा टर्म से, तो क्या आएगा, ये वाला डिवाइडेड बाई आई, ये वाला हो जाएगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ओमेगा एन इक्वल टू दिस। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ही हो जाएगा। कैंसर जब फॉल कर रहा होगा, अगर डिस्टर्ब होता है, मान लो मीन पोजीशन से डिस्टर्ब हुआ, तो कैंसर जो फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करेगा ऐसे 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 मीन पोजीशन के अबाउट, ये वाला ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है कैंसर का। ठीक है, तो देख रहा जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज होगा। तो तो जहाँ जैसे तो इसीलिए स्टेबलाइजेशन करना ज़रूरी होता है हाई स्पीड पे, नहीं तो आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है। अब इसी इक्वेशन का वो सोल्यूशन लिखा है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 3 सोल्यूशन पॉसिबल होता है। एक पेंडुलम जैसा सोल्यूशन जो हम तुम लोग को पता है कि ऐसे ऐसे मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर सकता है, पेंडुलम वाला सेशन धीरे धीरे ऑसिलेट करते करते मीन पोजीशन पे रुक जाएगा, एग्जैक्टली लाइक अ पेंडुलम। एक हो सकते क्रिटिकली डैम्प्ड, ये पेंडुलम में देखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एयर में उतना डैम्पिंग नहीं होता है। पर मान लो तुम अगर पेंडुलम को एक बहुत विस्कस मीडियम में रखा है, मान लो एक हनी का कंटेनर है, हनी का कंटेनर के अंदर तुम पेंडुलम को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, तो तुमको क्या लगता है, हनी इतना डेंस है, पेंडुलम ऐसे ऐसे ऑसिलेट नहीं कर पाएगा। वो आएगा वो आएगा और स्लोली 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 मीन पोजीशन को अप्रोच करेगा और मीन पोजीशन पे रुक जाएगा, वो और ऊपर नहीं जाएगा, दूसरा साइड पे ऊपर नहीं जाएगा। ये वो कंडीशन को ये वही कंडीशन है, ये जो ओवर डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग है, ये वही कंडीशन बताता है कि मीडियम का विस्कोसिटी इतना ज़्यादा है या डैम्पिंग इतना ज़्यादा है बेसिकली अगर बोले तो ऑसिलेशंस का, कि ये मीन पोजीशन के बाद ऑसिलेट नहीं कर पाता है। तो हम लोग कैनसेट के लिए क्या चाहेंगे, हम लोग चाहेंगे कि कैनसेट जब फॉल कर रहा है कि कौन सा बेटर होगा, ये मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करे या ऐसे एक बार में मीन पोजीशन पे आ जाए, तो बता सकता है, बताओ। क्वेश्चन समझ में आया कि और एक बार बोले। और एक बार बोलिए। हेलो, और एक बार बोलिए। हम बोल रहे थे कि ये जो सोल्यूशन है, मतलब ये जो इक्वेशन आया कैनसेट का, अ, इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है जैसे पेंडुलम में होता है, एक ये वाला सोल्यूशन है जो मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है, पेंडुलम कुछ थोड़ा देर ऑसिलेट करता है, उसके बाद स्टेडी स्टेट में जाता है, मीन पोजीशन में रुक जाता है। और दूसरा सोल्यूशन वो है कि पेंडुलम को अगर हम बहुत डेंस मीडियम में रखें, मान लो पानी के अंदर हम पेंडुलम को रखे हैं,
या हनी के अंदर रखे, तो वो मीन पोजीशन में आने के बाद ऐसे डिस्प्लेस किए मीन पोजीशन में आने के बाद वो उस डायरेक्शन में और ऊपर नहीं जाएगा, ये यहीं पर रुक जाएगा। ये वो वाला सोल्यूशन है। तो ये सेम सिमिलर बिहेवियर कैनसेट में भी दिखता है जब वो ऑसिलेट करता है एयर में। तो हम पूछे हम लोग कौन सा सिचुएशन चाहेंगे कि वो मीन पोजीशन के बाद ऑसिलेट करे कैनसेट, या फिर वो एक बार डिस्प्लेस होकर मीन पोजीशन पे रुक जाए। ये बताओ कौन सा फेवरेबल सेकंड वाला। होगा। हाँ। सेकंड वाला। सेकंड का ही हाँ। चाहिए। मतलब ऑपरेट नहीं करेगी जैसे ही चाहिए। हाँ तो सही बोला, ऑसिलेट नहीं करना चाहिए, एकदम सही बात है। पर इसमें यहाँ पे देखो एक बात आ जाता है। ये ये वाला इसमें देखो, ये ग्राफ में तुमको अगर दिख रहा है, ये सेम स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। मतलब कैनसैट सेम स्टार्टिंग पॉइंट से चालू करता है ऑसिलेट करना और वो नीचे आता है। तो ऑसिलेटरी कंडीशन में देखो, ये फर्स्ट टाइम मीन पोजीशन में कब टच करता है, इस मोमेंट पे। और ये वाला डैम्पिंग कंडीशन में देखो, ये फर्स्ट टाइम मीन पोजीशन में कब आता है, इस मोमेंट पे। तो ये टाइम देखो, ये टाइम बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर मेरा ये सेकंड कंडीशन रहेगा, फर्स्ट कंडीशन रहेगा, तो मेरा जो टाइम मीन पोजीशन में आने का है वो बहुत फास्ट आएगा मीन पोजीशन पे। और अगर मेरा ये कंडीशन रहेगा तो इसको मीन पोजीशन में आने में बहुत टाइम लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा कैनसेट फॉल कर रहा है, ठीक है, ऐसे एयर में फॉल कर रहा है कैनसेट, और मान लो ये थोड़ा सा ऐसे साइड में हो जाता है, तो इसको स्ट्रेट इसको स्ट्रेट होने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। मान लो अगर मतलब काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब वन एक दो सेकंड के बाद वो मीन पोजीशन पे आएगा। पर अगर ये कंडीशन होगा तो ये मीन पोजीशन पे तो बहुत जल्दी रीच करेगा फर्स्ट टाइम, पर फिर वो मीन पोजीशन को ओवरशूट कर देगा, उसका फिर वापस ऑसिलेट होगा। तो जो हम एक्चुअली चाहते हैं कैनसेट पे होना, वो चाहते हैं कि बहुत स्लाइटली ये अंडर डैम्प्ड सिचुएशन हो। मतलब उसका ऑसिलेशंस ऐसे होना चाहिए, फर्स्ट टाइम मीन पोजीशन पे आया और उसके बाद सेकंड ओवरशूट में ऐसे रुक के ख़त्म हो गया, मतलब बेयरली क्रिटिकल डैम्प्ड होना चाहिए, ताकि ये मीन पोजीशन को बहुत जल्दी रीच करे। पर ये जो ओवरशूट हो, ये जो इतना हाई ओवरशूट हो रहा है मीन पोजीशन से, ये ना हो। इसी को यहाँ पे डिफाइन किया, ये पीक ओवरशूट इसको बोलते हैं और ये रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कैनसेट का ऑसिलेशन ऐसे हो रहा है, हम लोग चाहते कि पीक ओवरशूट कम हो और रिस्पॉन्स टाइम भी कम हो, ताकि कोई भी अगर ये हो डिस्प्लेसमेंट हो मीन पोजीशन से, तो कैनसेट बहुत जल्दी उससे रिकवर कर जाए और बहुत ज़्यादा देर तक ये साइडवेज पोजीशन में ना रहे। तो ये वही इक्वेशन का सल्यूशन है, ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये उसका सल्यूशन आता है। इसको समझने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तुम लोग का रहेगा फर्स्ट इसी सेमेस्टर में, तो तुम लोग का डिराइव करना होगा। मेन बस तुम लोग को ये समझना है, ये वो जो सेटलिंग टाइम है, सेटलिंग टाइम मतलब कितना देर में कैंसर वापस मीन पोजीशन पे आता है। ये रिस्पॉन्स टाइम है, पहली बार मीन पोजीशन कितना टाइम में अटेन करता है। और ये पीक ओवरशूट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मेरे को अपना रिस्पॉन्स टाइम इम्प्रूव करना है, मतलब हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कैंसर मेन पोजीशन पे आए, तो मेरे को ओमेगा एन रिड्यूस करना होगा, ओमेगा एन स्मॉल होगा, ओमेगा एन इंक्रीज करना होगा, ओमेगा एन इंक्रीज करेंगे तो टी आर स्मॉल होगा। सिमिलरली ये ईटा स्क्वायर जो है, ईटा को हम मेरे को क्या करना होगा, अगर टी आर स्मॉल करना है तो मेरे को ईटा का वैल्यू रिड्यूस करना होगा। इसको इंक्रीज किया होगा, उसको रिड्यूस किया। पर इसमें दिक्कत क्या होगा, इसमें मेरा दिक्कत होगा कि ओवरशूट बढ़ जाएगा। अगर हम ईटा का वैल्यू को रिड्यूस करेंगे तो मेरा ओवरशूट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक लिमिटेशन होता है इस मेथड का, पैसिव कंट्रोल का ये एक लिमिटेशन होता है कि अगर हम अपना चाहते हैं कि कैंसर बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करे, पर अगर बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कराने जाएंगे तो मेरा ओवरशूट, मेरा ऑसिलेशंस भी बढ़ जाएगा। तो ये वाला ड्रॉबैक ना हो, इसके लिए हम लोग एक्टिव कंट्रोल यूज़ करते हैं कैंसैट में। ऐसा नहीं है कि पैसिव कंट्रोल यूज़ नहीं होता है, पैसिव कंट्रोल भी यूज़ होता है। जहाँ पे ये वाला अलाउएबल है थोड़ा, और थोड़ा सा ऑसिलेशंस अलाउएबल है सिस्टम में, वहाँ पे हम लोग पैसिव कंट्रोल यूज़ करते हैं। जैसे मिसाइल्स वगैरह में कुछ कुछ में पैसिव कंट्रोल यूज़ होता है।
पर उसके साथ साथ कहीं कहीं एक्टिव कंट्रोल भी हो जाता है, ये इसी ड्रॉबैक के वजह से। ये वाला एक सिंपल सा है कैनसेट। कैसे बनाते हैं, साइजिंग जनरली तीन शेप का होता है। फिन्स, क्लिप डेल्टा, ट्रेपिजॉइडल और फॉरवर्ड। से क्लिप डेल्टा ट्रेपीजियम जैसे होता है, सिंपल सा। ये वाला रेशियोज दिया हुआ है, ये रॉकेट के लिए दिया हुआ है, तो तुम लोग तो डी मत यूज़ करना, डी से कुछ कम यूज़ करना। अभी 0.5 डी या 0.6 डी ऐसा कुछ यूज़ करना, नहीं तो फिन्स बहुत बड़ा हो जाएगा। ये वाला साइड 2D होता है, साइड मतलब ये दोनों साइड इक्वल होता है। और ये वाला जो साइड होता है, ये हाफ ऑफ दीज टू साइड्स होता है। ये वाला रेशियो में फिन्स बनाना चाहिए जनरली, गुड प्रैक्टिस होता है। क्लिप डेल्टा होता है, ट्रैपिजॉइडल फिन्स होता है। ट्रैपिजॉइडल फिन्स में ये वाला जो एज होता है, ये वाला एज को छोटा कर दिया जाता है ऐसे करके। और ये टेपर्ड स्वेप्ट होता है। टेपर्ड स्वेप्ट फिन्स तब यूज़ किया जाता है जब हम चाहते हैं कि मेरा सेंटर ऑफ प्रेशर पीछे हो। जब क्लिप डेल्टा है तो मेरा सेंटर ऑफ प्रेशर कहीं यहाँ होगा। और अगर हम ऐसे टेपर्ड स्वेप्ट विंग्स बनाएंगे तो मेरा सेंटर ऑफ प्रेशर पीछे चल जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या कि मेरा जो मेरा 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 रिस्पॉन्स टाइम रिड्यूस हो जाएगा। ये अपना मीन पोजीशन में जल्दी आएगा, पर मीन पोजीशन में आने के बाद ऑसिलेशन ज़्यादा होगा। ये टेपर्ड स्वेप जनरली कभी यूज़ नहीं किया जाता, बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है टेपर्ड स्वेप। ठीक है। ट्रापेजॉइडल यूज़ करने के एक फ़ायदा क्या है कि अगर कैनसेट अपना विंग्स डाउन पोजीशन में फॉल होता है, ऐसे विंग्स डाउन पोजीशन में अगर ग्राउंड को हिट करता है, तो विंग्स ब्रेक होने का चांस होता है क्लिप डेल्टा में, अगर अपना विंग्स पे गिरा। पर ट्रापेजॉइडल होने से क्या होता है, ट्रापेजॉइडल में तो विंग्स हिट नहीं होगा ग्राउंड में, ऐसे ऊपर में होगा। तो ये अगर गिरेगा भी तो यहाँ पर इम्पैक्ट आएगा, ये दोनों एजेस पे विंग्स टूटने का चांस कम होता है। इसलिए कभी कभी ट्रापेजॉइडल यूज़ किया जाता है, नहीं तो क्लिप डेल्टा जनरली यूज़ होता है। पैराशूट, पैराशूट इम्पॉर्टेंट है वेलोसिटी स्लो करने के लिए। पैराशूट का वर्किंग बहुत सिंपल है। ये कैनसेट है, इसमें दो ही फोर्सेस, एक वेट फोर्स है mg, और एक ऊपर में ड्रैग फोर्स है हाफ सी रो। हाफ पैराशूट का ये ड्रैग कोएफिशिएंट है CW रो ए वी स्क्वायर। सिंपल है। जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएगा तो उसको टर्मिनल वेलोसिटी का कंडीशन बोलते हैं। इसको इक्वेट कर, ये वाला टर्मिनल वेलोसिटी में ये होगा जब कैंसेट और एक्सेलरेट नहीं करेगा। अगर क्या इसका इक्वेशन क्या आएगा, एम ए बराबर एम जी माइनस ड्रैग फोर्स। अगर हम बोले एक्सेलरेशन ज़ीरो है, मतलब कैंसेट और नीचे एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, तो ये वाला कंडीशन आएगा। ए में ज़ीरो सब्सटीट्यूट करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये कंडीशन आए। अब ए सी डी के लिए हम रीअरेंज कर लेंगे। मेरा जानने का मेरा इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो मेरे को डिसाइड करना है वो एरिया ऑफ द कैनोपी है। तो कैनोपी एरिया के लिए ऐसे लिखें, थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल तो रॉकेट में यूज़ होता है, कैनसेट में क्यों यूज़ करें। नहीं नहीं नहीं, वो सब करना बहुत झेल है, वो सब नहीं कर सकते। दिखाएंगे एक्टिव कंट्रोल में, दिखाएंगे क्या क्या सिस्टम यूज़ होता है। रुको, तो ये वाला इक्वेशन आया, मास के आंसर 2g ρ v, ये सब तो कांस्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ द लैंडिंग दिया हुआ रहता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 5 मीटर पर सेकंड, और मास ऑफ द कैंसर दिया 700 ग्राम्स। तो एरिया इंटू ड्रैग कोएफिशिएंट मेरा निकल जाएगा। ये ओपनिंग फोर्सेस होता है जब कैनसेट ओपन होगा, मतलब जैसे ही पैराशूट डिप्लॉय होगा, तो जो ओपनिंग फोर्सेस होता है ये ड्रैग फोर्स टाइम्स 2 होता है। ये 2 होता है एक्चुअली, एक फैक्टर होता है, अलग अलग पैराशूट के लिए अलग होते हैं, इसको स्ट्रेच फैक्टर बोलते हैं। पर इसको 2 भी पकड़ सकते हैं अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है। ओपनिंग फोर्सेस होता है। ये बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर हम अपना पैराशूट का शेप डिसाइड कर लिए, तो ये टेबल में दिया हुआ है। जूम कैसे होता है, हेलो। टेबल में यहाँ दिया हुआ है। हाँ बोलो। हाँ, तो मतलब किस, मतलब वो जो स्ट्रेस फैक्टर है वो मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब फैक्टर्स के। स्ट्रेस फैक्टर एक्चुअली बहुत चीज़ पे डिपेंड करता है। कैनसेट कैनोपी का ज्योमेट्री के ऊपर, देखो इतना सारा ज्योमेट्री दिया है ना सबका। देखो ये ड्रैग कोएफिशिएंट है, ये वाला कॉलम ये ड्रैग कोएफिशिएंट है, और ये वाला स्ट्रेच फैक्टर है। ये दोनों कॉलम इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे ये फ्लैट सर्कुलर के लिए ड्रैग कोएफिशिएंट 0.75 टू 0.8 है, मतलब ये वाला सी डी वैल्यू 0.75 टू 0.8 है। और ये वाला जो स्ट्रेच फैक्टर है
इसका अप्रोक्सीमेटली 1.7 है। ये कोनिकल सेक्शन के लिए, कोनिकल पैराशूट बनाएंगे तो इसके लिए 1.8 है, बाइकॉनिकल के लिए भी 1.8 है। ऐसे करते करते ये प्लस शेप के लिए 1.2, मतलब ये टेबल तुम लोग रेफर करके अपना पैराशूट बना सकते हो। ड्रैग कोएफिशिएंट भी दिया हुआ है, ओपनिंग फोर्सेस भी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे टैब्यूलेट किया हुआ, मतलब एक ये सिंपल फ्लैट सर्कुलर पैराशूट कंसिडर करके अलग अलग वेलोसिटी पे और बॉडी मास के लिए पैराशूट का डायमीटर प्री कैलकुलेटेड है टेबल में। मान लो अपना क्या 5 मीटर पर सेकंड है ना, तो 5, वो यहाँ कट कट हो गया, कोई नहीं। और 700 ग्राम से, तो यहाँ से देख के हम लोग डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि कितना पैराशूट होना चाहिए, या फिर इससे कैलकुलेट भी कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला से, ठीक है। अब एक्टिव कंट्रोल में हम लोग का मैकेनिकल जायरो ही है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। बहुत सारा टेक्निक होता है एक्टिव कंट्रोल का, पर सारा टेक्निक तो कवर नहीं कर सकते, इसलिए हम बस एक टेक्निक बताएंगे, बाकी सारा नहीं कवर करेंगे। एक्टिव कंट्रोल क्या होता है? बेसिकली सेंसर्स होता है और माइक्रो कंट्रोलर्स होता है, और होता है, ठीक है। ये एक सेंसर का दिया हुआ IMU है, पता नहीं कौन, 6050 MPU 6050 है जो यूज़ करने वाले। ये सबसे माइक्रो कंट्रोलर सेंसर से ओरिएंटेशन डेटा पता करता है और उससे एक्चुएटर्स को कंट्रोल करता है। एक्चुएटर्स अलग अलग सर्फेसेस से कनेक्टेड रहता है, जो चेंज जो जो मूव कर सकता है, और उससे अलग अलग फोर्सेस प्रोड्यूस होता है, मूवमेंट्स प्रोड्यूस होता है कैन पे, जो उसको स्टेबलाइज करता है। और माइक्रो कंट्रोलर में अलग अलग एल्गोरिदम्स रन कर सकते हैं स्टेबलाइज करने के लिए। कौन कौन सा होगा देखते हैं। एक्टिव कंट्रोल, इसका एडवांटेजेस क्या, एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस अच्छा होता है, जो बताए कि ड्रॉबैक था जो पैसिव कंट्रोल का, कि रिस्पॉन्स टाइम, अगर हम रिस्पॉन्स टाइम रिड्यूस करना चाहेंगे, मेरा टाइम टू स्टेडी स्टेट अगर हम रिड्यूस करना चाहेंगे तो मेरा ऑसिलेशंस इंक्रीज हो जाएगा। ये एक्टिव कंट्रोल में ये ड्रॉबैक नहीं होता है, हम अब स्टेडी स्टेट भी जल्दी रीच कर सकते हैं और मेरा ऑसिलेशंस भी नहीं आएगा। ये वाला इम्पोर्टेंट होता है, यही मेन बेनिफिट होता है एक्टिव कंट्रोल का, इसीलिए एक्टिव कंट्रोल यूज़ किया जाता है। इसका कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होता है ऑब्वियसली, इसमें एल्गोरिदम्स बनाना पड़ता है, सेंसर्स वगैरह चाहिए होता है माइक्रो कंट्रोलर। इसमें पावर कंजम्पशन हो लगता है, तो अगर पावर सप्लाई देना पड़ता है, उसके बिना नहीं चलेगा ऑब्वियसली, सेंसर और माइक्रो कंट्रोलर तो पावर सप्लाई लगेगा। वेट वॉल्यूम इंक्रीज होता है, कॉस्ट इंक्रीज होता है, ठीक है। अब ये सब टाइप होता है, ये सब जो कैनसेट में यूज़ होता है। ये कंट्रोलेबल फिन्स या ग्रिड फिन्स होता है। देखो ऐसे ये 4 मोटर लगा हुआ है, 4 फिन है, यहाँ पे फिन्स है, यहाँ पे ग्रिड फिन्स भी रह सकता है। कंट्रोल मूवमेंट जायरोज है, कंट्रोल मूवमेंट जायरोज है। और हम लोग को जो यूज़ करना है रिएक्शन व्हील्स या जायरोस्टार्स जिसको बोलते हैं। कंट्रोल मूवमेंट जायरो बेसिकली होता है कि ये दोनों जायरो जैसा ही होता है, पर कंट्रोल मूवमेंट जायरो क्या होता है, ये स्टार्टिंग में ही स्पिनिंग कंडीशन में रहता है, ठीक है। और ये इन दोनों एक्सिस के अबाउट स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर सकता है। अगर ये इस एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अगर ये कंट्रोल मूवमेंट जायरो वाई एक्सिस में स्पिन कर रहा है, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस में स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर सकता है, वाई एक्सिस में स्टेबलाइजेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता है। रिएक्शन व्हील ठीक उसका ऑपोजिट होता है। रिएक्शन व्हील अगर ऐसे है, रिएक्शन व्हील अगर इस एक्सिस में इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब स्पिनिंग का फ्रीडम है, तो ये इसी एक्सिस में स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर सकता है, बाकी दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस में स्टेबलाइजेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता है। ये ठीक इसका कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। व्हाट इज़ अ रिएक्शन व्हील, जो अभी समझा है कि बेसिकली अगर ये कैनसेट है, ठीक है, कैनसेट अगर मान लो इस डायरेक्शन में स्पिन करने जा रहा है, तो अगर हम अपना रिएक्शन को उल्टा डायरेक्शन में स्पिन करेंगे तो अल्टीमेटली वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। कैनसेट का आउटर बॉडी स्पिन नहीं करेगा अगर हम रिएक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करेंगे। ये एक फोटो दिया हुआ है इनसाइड में, ये वाला एक्स डायरेक्शन में स्टेबलाइजेशन के लिए रिएक्शन भी इधर में एक है, ये वाला रिएक्शन व्हील वाई डायरेक्शन के लिए, जो डायरेक्शन व्हील जेड डायरेक्शन के लिए, जो जैसा भी बताया कि एक रिएक्शन व्हील सिर्फ एक ही एक्सिस में स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर सकता है, इसलिए 3 एक्सिस में स्टेबलाइजेशन के लिए 3 रिएक्शन व्हील है। कोई बता सकते हैं चौथा रिएक्शन व्हील क्यों डाला हुआ, वो भी ऐसा अजीब सा डायरेक्शन में ओरिएंट करके? कोई गैस कर क्यों है?
हाँ, नहीं 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 नहीं, वो सब कुछ के लिए नहीं है। ये वाला, ये एक रिएक्शन व्हील ऐसे तीनों, ये जो तीनों एक्सिस है ना, एक्स वाई जेड, ये कैसे, ये इस ऐसे इस डायरेक्शन में ओरिएंट किया हुआ है। एक व्हील ऐसे, एक व्हील ऐसे, एक व्हील ऐसे, और ये वाला तीनों का डायगनली में डाला हुआ है। ये वाला बस एक बैकअप के लिए। इन तीनों में से कोई भी एक खराब हो गया अगर, तो ये वाला यूज, ये वाला और बाकी दोनों यूज करके हम लोग फिर से स्टेबलाइजेशन ओरिएंट कर सकते हैं। ये बस बैकअप के लिए, ये वाला नॉर्मल ऑपरेशन में यूज नहीं होता है। इसीलिए चार रखा हुआ, इसीलिए इसका डायगनली ओरिएंटेशन है। ये कौन सा खराब होगा वो नहीं बता सकते, तो जिस भी डायरेक्शन में खराब होगा उस डायरेक्शन में उसका एक कंपोनेंट रहेगा एंगुलर मोमेंटम का, जिसके कारण उसको, इसके कारण इसको यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी एक खराब हो गया तो हम लोग को एक ही डालना है, हम लोग को चार का सोचने का जरूरत नहीं है। अच्छा, रिएक्शन व्हील कंट्रोल कैसे करते हैं? सिंपल है, रिएक्शन व्हील बीएलडीसी मोटर से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। जैसे कि देख के पता चल रहा है, ये व्हील, रिएक्शन व्हील्स बहुत बड़ा बड़ा होता है और इसको बहुत हाई स्पीड में घुमाना पड़ता है अगर बहुत ज़्यादा टॉर्क अब्जॉर्ब करना है, एक्सटर्नल टॉर्क। तो इसीलिए बीएलडीसी मोटर ही इतना स्पीड में जा सकता है हम लोग का बजट में, तो इसीलिए बीएलडीसी मोटर यूज़ करते हैं। ये वर्किंग दिया हुआ कैसे वर्क करता है बीएलडीसी मोटर, ऐसे तीन पोल, ऐसे तीन इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं और बीच में एक परमानेंट मैग्नेट होता है। हम लोग इसको पीरियोडिकली एनर्जाइज और डी एनर्जाइज करते हैं एक्सटर्नल कॉइल्स को, जिससे कि ये रिपल्शन और अट्रैक्शन होता है। जैसे नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे साउथ पोल की है तो ये अट्रैक्ट हो रहा है, अब यहाँ से इसको नॉर्थ पोल करके इसको रिपेल करे तो ऐसे स्पिन होता है। बीएलडीसी मोटर का यही सिंपल सा वर्किंग प्रिंसिपल है, बस मैग्नेटिक पोल्स का अट्रैक्शन और रिपल्शन, उसमें और कुछ है नहीं एक्स्ट्रा, ठीक है। हाईएस्ट टॉर्क प्रोड्यूस बाय बीएलडीसी मोटर, ये वाला कवर किया था अ, प्रीतम अपना क्लास में। केवी रेटिंग जो होता है बीएलडीसी मोटर का, वो होता है आरपीएम बाय द वोल्टेज, मतलब अगर केवी रेटिंग इनटू वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो हमको आरपीएम मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर सबको पता है वोल्टेज इनटू करंट होता है, ठीक है। ये अगर मोटर है मेरा, तो अगर इसके अक्रॉस हम वी वोल्टेज दे रहे हैं और आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल पावर जो कंज्यूम कर रहा है वो वी इंटू आई। मैकेनिकल पावर जो टॉर्क इंटू ओमेगा, ये भी सबको पता है। इसका जो शाफ्ट है अगर ओमेगा स्पीड से घूम रहा है और टाउ टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैकेनिकल पावर टॉर्क ओमेगा। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेगा 100% एफिशिएंसी, तो इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू मैकेनिकल पावर होगा टाउ ओमेगा इक्वल्स टू वी आई, ठीक है। अब यहाँ पे वोल्टेज को सब्सटीट्यूट कर देंगे, V बराबर आर पी एम बाई के वी। आर पी एम होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड इंटू 60, एन इंटू 60, और ओमेगा होता है 2 पाई इंटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड, तो 2 पाई, यानी ये वाला सब्सटीट्यूट किया तो टॉर्क का ये इक्वेशन है, तो 30 I बाई पाई के वी। अगर फिर नया कांस्टेंट टी अगर डिफाइन करेंगे, टॉर्क कांस्टेंट के टी हो जाएगा 30 बाई पाई के वी। तो टॉर्क का सिंपल इक्वेशन आया बीएलडीसी मोटर का, टॉर्क बराबर के टी इंटू आई। ये बीएलडीसी, ये, अब ये इलेक्ट्रिकल वाला लोगों का पार्ट है। यहाँ से अगर उतना भी नहीं समझ आया तो चिंता मत करना, ये वाला समझना इतना ज़रूरी नहीं है कंट्रोल बनाने के लिए, पर हम ये ऐड किए कंप्लीटनेस के लिए, ठीक है। ये प्रीवियस स्लाइड से टॉर्क का इक्वेशन है, और ये सर्किट होता है एक बीएलडीसी मोटर का, एक इंडक्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है, और एक मोटर होता है। कोई भी मोटर होता है उसमें एक बैक ईएमएफ होता है। इलेक्ट्रिकल वाला लोग शायद मशीन्स में पढ़ा होगा बैक ईएमएफ क्या होता है, पर ये जनरली इसका ऐसे इक्वेशन आता है, ठीक है। तो ये सब ये कैसे किए, ये बस लिखे टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क बराबर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील, व्हील जो कनेक्टेड है, जो रिएक्शन व्हील मोटर के साथ कनेक्टेड है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू द सेकंड डेरिवेटिव, उसका सेकंड डेरिवेटिव थीटा का जो एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ये वाला ड्रैग जो है व्हील में, जो एयर ड्रैग होगा, प्लस जो टॉर्क जो मोटर की वजह से टॉर्क जनरेट हो रहा है। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो ये वाला थीटा ओमेगा बाई आई इक्वल्स टू ये वाला एक फंक्शन आएगा मेरा ट्रांसफर फंक्शन। सेकंड में किए, ये इलेक्ट्रिकल इक्वेशन है। अभी तक हम मैकेनिकल सर्किट का किए थे,
मोटर का टॉर्क और व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेट किए, इलेक्ट्रिकल इक्वेशन कर रहे, यहाँ पे वोल्टेज इक्वल टू माइनस एल डी आई डी टी माइनस आर, ये वाला जो सर्किट है वोल्टेज इक्वल्स टू इंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, रेजिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप, और मोटर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कॉइल्स में उसका वोल्टेज ड्रॉप, वो तीनों का वोल्टेज ड्रॉप का सम होगा जो सप्लाई वोल्टेज है मेरा। ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये वाला इक्वेशन आएगा। मेनली बैक ईएमएफ के बारे में बस इतना जान के रखो कि जो बैक ईएमएफ होता है वो एक कांस्टेंट होता है टाइम्स द स्पीड विद विच द मोटर इज स्पिनिंग। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट जानना है कि मोटर में जो बैक ईएमएफ जनरेट होता है वो एक कांस्टेंट इनटू द स्पीड है, तो ये बैक ईएमएफ में बस वही सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, तो ये ट्रांसफर फंक्शन आता है। अब ये फाइनली ये वाला जो है रिएक्शन व्हील कैसे काम करता है, ये पूरा कैनसेट है, ये मोटर है और उसमें एक रिएक्शन व्हील लगा हुआ है। अब जब कैनसेट फ्री फॉल है, एयर में मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम तो चेंज है क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है इसमें, इसलिए इसका इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो लिखे टोटल एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील इनटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कैनसेट प्लस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैनसेट, सब इस एक्सिस के अबाउट है, जिस एक्सिस के अबाउट मेरे को स्टेबलाइजेशन करना है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है जब फ्री फॉल कर रहे, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है उसमें। ये क्या ये वाला एंगुलर वेलोसिटी का रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील विथ रिस्पेक्ट टू कैनसेट। अगर मान लो हम बाहर एक्सटर्नली कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, हम चाहते हैं कि मेरे को तो अंदर में व्हील नहीं दिख रहा है, मेरे को बस कैनसेट दिख रहा है, हम चाहते हैं कि कैनसेट को ओरिएंटेशन कांस्टेंट एक डायरेक्शन में पॉइंट रहे। पर अगर कैनसेट के अंदर कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, उसको नहीं पता चल रहा है कि कैनसेट बाहर से घूम रहा है, उसको बस दिख रहा है कि ये व्हील स्पिन हो रहा है, स्पिन अप हो रहा है, स्पिन डाउन हो रहा है स्टेबलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो इंटरनल ऑब्जर्वर को ये दिखेगा ओमेगा व्हील विद रिस्पेक्ट टू कैनसेट, जो कि हम लोग एक्चुअली मोटर ड्राइवर से कंट्रोल कर सकते हैं, ये वाला स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ये वाला जो स्पीड है ओमेगा सी एक्सटर्नल ऑब्जर्वर के लिए जो व्हील का स्पीड है वो वाला हम लोग मोटर ड्राइवर से नहीं कंट्रोल कर सकते, ये कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए हम सब्सटीट्यूट कर दो ओमेगा व्हील इज इक्वल टू ओमेगा व्हील माइनस ओमेगा ऑफ द कैनसेट, ये वाला सब्सटीट्यूट के ये वाला रीअरेंज करके इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया और ये वाला इक्वेशन आया, फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर दिया, क्योंकि एल कांस्टेंट है, वहाँ बोले एल कंजर्व्ड है फ्री फॉल में, तो डी एल डी टी जीरो आ गया। और ये वाला होगा आई ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्वियसली कांस्टेंट रहता है, तो डी टी ओमेगा व्हील विथ रिस्पेक्ट टू कैंसेट, ये वाला वही स्पीड है जिससे बी एल डी सी मोटर स्पिन कर रहा है। ये वाला पार्ट समझ में आया ना कि जो स्पीड से व्हील मूव कर रहा है वही स्पीड अटैच है, तो शाफ्ट से रिजिडली अटैच्ड है मोटर से, ये वाला पार्ट समझ आया। हेलो हेलो हेलो, सो गया लगता सब। हाँ हाँ। हाँ, अगर ये भेज देंगे पीडीएफ, अगर अलजेब्रा में कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना, ठीक है, और अगर अभी भी नहीं समझ रहा तो पूछ लो, हम बता देंगे। उतना हार्ड नहीं, बस सिंपल अलजेब्रा ही है। और ये वाला फिर ये डी ओमेगा कैनसेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वाला जो हम लोग को दिखेगा कैनसेट बाहर मूव कर रहे हैं नहीं कर रहे डी ओमेगा, इसको रीअरेंज कर लेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, डी ओमेगा सी क्या, ओमेगा को अगर हम लिख दे ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा डी टी, अगर डी ओमेगा इक्वल डी थीटा डी टी दोनों में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। फिर से लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, ये वाला ट्रांसफर फंक्शन है, ये थीटा ऑफ द कैनसेट मतलब थीटा ऑफ द मतलब डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन में कैनसेट पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा, थीटा इन विच दैट कैनसेट इज पॉइंटिंग, और ये थीटा ऑफ द व्हील विथ रिस्पेक्ट टू कैनसेट, कैनसेट के अंदर में व्हील जो है जो मोटर से अटैच्ड है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ये वाला है थीटा ओमेगा सी, ये इसका रिलेशन आ गया सिंपल सा। ठीक है, अब ये वाला इसमें
प्रीवियस जो जो ट्रांसफर फंक्शन निकाले थे, ओमेगा सी विथ रिस्पेक्ट टू करंट और ये वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा सी, ये दोनों ही सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मेरा अल्टीमेटली ये ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। ये वाला एक बड़ा सा टर्म आएगा और ये सामने में एक टर्म आएगा। ये वाला टर्म ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म पीआईडी कंट्रोलर हैंडल करेगा। ये वाला टर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये बस हम कंप्लीटनेस के लिए डिराइव करके दिखा दिए कैसे होता है। मेनली ये वाला टर्म इंजीनियर लोग डिसाइड करता है, जो तुम लोग डिसाइड करेगा। ये जो टर्म है आई ओमेगा टॉर्क कांस्टेंट ऑफ द बीएलडीसी मोटर डिवाइडेड बाय, ये इतना डेरिवेशन में बाकी सब कुछ नहीं समझ आया, ठीक है, बस ये वाला कांस्टेंट को समझो कि ये कांस्टेंट क्या है। ये वाला कांस्टेंट जो के टी, ये कम्प्लीटली मोटर पे डिपेंड करता है, ठीक है, कौन सा मोटर यूज़ कर रहे हैं हम लोग। और ये जो है आई ओमेगा बाय आई ओमेगा आई डब्ल्यू प्लस आई सी, ये वाला तुम लोग का पूरा मैकेनिकल डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। तुम लोग का व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तुम लोग का कैनसेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इन दोनों का रेशियो पे बेसिकली डिपेंड करता है। तो तुम अगर सोचो कि तुम्हारा व्हील बहुत लाइट है, ठीक है, तुम्हारा व्हील बहुत लाइट है, आई ओमेगा मच मच लेस देन आई सी है, तो ये वाला क्या रिड्यूस, ये वाला कैसे रिड्यूस कैसे हो जाएगा, ये वाला होगा अगर आई ओमेगा टेंडिंग टू ज़ीरो ले लो और ये भी आई ओमेगा टेंडिंग टू ज़ीरो, तो ये जो कांस्टेंट है सामने में, ये कांस्टेंट भी आई ओमेगा अगर मच मच स्मॉलर देन आई सी होगा, मतलब व्हील का मोमेंट हमसे बहुत छोटा बना दिया, हम व्हील गलती से बहुत छोटा बना दिया। तो ये जो सामने में कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाएगा, तो मेरे पास कंट्रोलेबिलिटी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, मेरे पास कंट्रोलेबिलिटी ख़त्म हो जाएगा। और अगर हम व्हील का वैल्यू ओमेगा बहुत इंक्रीज़ कर दिए, तो क्योंकि ये के टी का वैल्यू अगर हाई हो, तो मेरा जो सेंसिटिविटी है कंट्रोलिंग का, मेरा जो अगर ये आई ओमेगा अप्रॉक्सीमेटली आई एल का बराबर कर दे, मतलब मेरा सारा मास व्हील में कॉन्सेंट्रेटेड है। कैनसेट बहुत हल्का है, मान लो कैनसेट 100 ग्राम्स का और व्हील 600 ग्राम्स का आयोगा, इसमें कर दे तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन इसी में, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म बहुत लार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म अगर बहुत लार्ज हो गया तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा कि ये सिस्टम बहुत एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो जाएगा। तुम्हारा मोटर थोड़ा सा मूव करेगा, तुम्हारा कैनसेट बहुत ज़्यादा मूव कर जाएगा। तो ये वाला भी कंडीशन हम लोग नहीं चाहते, और ये भी नहीं चाहते कि मेरा व्हील इतना हल्का है कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, मेरा व्हील घूमने जा रहा है और कैनसेट रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, वो अपने में टम्बल किया जा रहा है, वो भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। और ये के टी दोनों को कंट्रोल कर, ये के टी मोटर का कंडीशन है, ठीक है, मोटर का पैरामीटर्स डिफाइन करता है। तो तुम लोग को ये वाला कांस्टेंट ही बेसिकली चूज करना है। कैसे निकालेंगे, आई ओमेगा तो इजी है, व्हील तो डिस्क शेप का होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, आई ओमेगा क्या आएगा, हाफ मास ऑफ व्हील इनटू रेडियस ऑफ व्हील स्क्वायर, और आई ऑफ द कैंसर भी सिलेंडर, ये वो भी हाफ एम आर स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। आई ऑफ द कैंसर इज एक्सक्लूडिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील, ठीक है, उसमें तो इसमें इसको ऐड मत कर देना। और ये जो फाइनली इक्वेशन है, ये मेरा मोटर जायरो सिस्टम का है, ये एच एस जो है, ये एच एस इधर है, ठीक है। तो हम अगर वोल्टेज कंट्रोल करके हम अपना कैनसेट का ये कैनसेट का फेसिंग एंगल चेंज कर सकते हैं। मेरे कंट्रोल में तो ये है, ठीक है। मोटर कैसे होता है, मोटर में तो दो ठो टर्मिनल होता है बस, मोटर में बस ये टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज ही हम चेंज कर सकते हैं। इस वोल्टेज को कंट्रोल करके मेरे को कैनसेट का एंगल सेट करना है, ये वाला कैनसेट किस एंगल में पॉइंट कर रहा है, ये वाला एंगल हमको सेट करना है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन आएगा कि एंगल ऑफ द गिवन एंगल ऑफ द कैनसेट, और इवन ये फंक्शन हम लोग को ऑलरेडी नोन है, कौन सा वोल्टेज अप्लाई करेंगे कि कौन सा एंगल हमको जनरेट हो, ठीक है। तो ये वाला खुद से हाथ से नहीं कैलकुलेट करना, तो ये पीआईडी कंट्रोलर करता है, जो तुम लोग लिखेगा पीआईडी कंट्रोलर। ये वाला वोल्टेज चेंज होता है, वोल्टेज कैसे चेंज होता है ये रिदम बताया था तुम लोग को, पीडब्ल्यूएम सिग्नल अप्लाई करके, अलग अलग पीडब्ल्यूएम सिग्नल अप्लाई करके अलग अलग वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। उससे कैनसेट एक डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, उससे सेंसर से फीडबैक आएगा कि कौन सा डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, उससे यहाँ पे ये जो सेट पॉइंट थीटा है, मतलब जो पॉइंट हम लोग सेट करेंगे, मतलब हम लोग जैसे मान लो हम लोग कैनसेट को बोले कि 10 डिग्रीज
10 डिग्रीज इसमें पॉइंट करना है, ठीक है। कैनसेट के ओरिजिनल डायरेक्शन हम लोग कैनसेट को बोले कि 10 डिग्रीज में पॉइंट करना है, ये 10 डिग्रीज। तो हम लोग ये सेट पॉइंट देंगे 10 डिग्रीज। ये मान लो कैनसेट में IMUs मेजर करेगा कि अभी पॉइंटिंग 0 डिग्रीज में, ठीक है। तो ये 10 इधर से इनपुट आएगा, ये 10 इनपुट है, फीडबैक से मेजर हुआ 0 डिग्रीज। तो एरर क्या होगा, 10 प्लस माइनस 0, यानी एरर होगा 10 डिग्रीज का। ये एरर जाएगा PID कंट्रोलर में। PID कंट्रोलर इसको देख के डिसाइड करेगा कि अच्छा वोल्टेज चेंज करना पड़ेगा। PID कंट्रोलर एक PWM सिग्नल जनरेट करेगा। ये PWM सिग्नल जाएगा मोटर में, ये मोटर व्हील को स्पिन करेगा, व्हील स्पिन होगा उसे कैनसेट स्पिन होगा, कैनसेट स्पिन होगा, फीडबैक कंट्रोलर फिर मेजर करेगा। फीडबैक कंट्रोल मान लो आप मेजर किया कि ओवर शूट हुए, थोड़े 11 डिग्रीज हो गए, तो मेजर करेगा 10 था, सेट पॉइंट नहीं चेंज हुआ, 10 ही था। तो 10 माइनस 11 हो गया, माइनस होना है। PID कंट्रोलर मेजर किया कि अच्छा ये तो माइनस हो गया, तो PID कंट्रोलर नहीं देगा सिग्नल। तो ये व्हील अपने आप थोड़ा स्लो डाउन होगा, फिर एक पॉइंट पे जब 10 हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। हाँ 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 है, इसके बाद ये, ठीक है। तो ये बेसिकली PID ऐसे काम करता है। अब यही है, PID कंट्रोलर क्या है बेसिकली, इसके अंदर का है जो यहाँ पे सेट पॉइंट आ रहा है, यहाँ से जो फीडबैक आ रहा है, यहाँ से जो IMU मेजर करेगा। PID के अंदर ये तीन चीज़ होता है, एक प्रोपोर्शनल होता है, एक इंटीग्रल होता है, एक डिफरेंशियल होता है। ये तीन टर्म होता है, ये तीन टर्म को इवेलुएट करके इसका जो आउटपुट है, ये जो यहाँ से जो वोल्टेज आउटपुट होता है, ये निकलेगा। ये कंटिन्यूस टाइम में लिखा हुआ है, ये ये वाला एक्चुअली जो यूज़ करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस टाइम में तो और हम लोग ले नहीं सकते सिग्नल को। हम लोग के पास डिस्क्रीट सैंपल्स आएगा, ऐसे ऐसे करके सैंपल्स आएगा पोजीशन का, कि टाइम इक्वल्स टू 1 में इतना पोजीशन है, टाइम 2 में इतना, टाइम 3 में इतना, कंटिन्यूस नहीं। इसलिए ये वाला इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो तुम लोग को हाथ से इम्प्लीमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। एक ऑलरेडी लाइब्रेरी होता है आर्डिनो में, PID-V1 करके, उसमें इनपुट डाल दो, आउटपुट डाल दो, सेट पॉइंट डाल दो, ये तीन वैल्यूज़ डाल दो। ये बेसिकली ये तीन वैल्यूज़ तुमको बस फीड करना है। इसको चूज़ करना बहुत ईजी है। मैटलैब में ऑलरेडी रन करके इस तीन वैल्यूज़ निकाल ले तुम लोग को भेज देंगे। KP, KI, KD, ये इसमें डाल दो, इसमें इनपुट डाल दो, इनपुट, और इसमें आउटपुट डाल दो, और ये मोड सिलेक्शन है, इसमें डायरेक्ट मोड। और इसके बाद ये बस सिंपल सा है, कौन सा पिन पे मोटर कनेक्टेड है, मतलब मोटर का ESC कनेक्टेड है, वो वाला पे आउटपुट दे दो, और ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेगा। तुमको ये सब हाथ से इम्प्लीमेंट करने का, इतना सब कुछ इम्प्लीमेंट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये बस समझ में क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, इसीलिए है, ठीक है। इसको इसका चिंता मत करने से। हाँ हाँ हाँ, मैनुअल भी होता है, मैनुअली भी तुम चेंज कर सकते हैं मैटलैब से। और पता नहीं, वो देख लेंगे कैसा, थोड़ा सा ट्यूनिंग तुमको लास्ट में खुद से करना होगा। मैटलैब तुमको रफ बॉल पार्क वैल्यू दे देगा, उस बॉल पार्क वैल्यू में एग्जैक्ट वैल्यूज तुमको खुद चूज करना होगा, थोड़ा चेंजेस करके। ये वाला बेसिकली ऐसे सिंपल सा कोड लिखना रहता है, और ये सब, ये लिंक दे दिए, इसमें पूरा कोड मिल जाएगा तुमको। बेसिकली ये माइक्रो कंट्रोलर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वेगा वाला ET1031 माइक्रो कंट्रोलर, ऐसे दिखने में होता है। बहुत सारा पिन होता है, USB-C, USB, माइक्रो USB टाइप बी से प्रोग्राम होता है, सी भी आता है, एक एक प्रोग्रामेबल बटन होता है, और बस ये सिंपल ही सा होता है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं कॉम्प्लिकेशंस। हाँ, ओरिएंटेशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसमें बहुत सारा एल्गोरिदम होता है, ये सब एल्गोरिदम नहीं यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। कलमान फिल्टर, EKF, ये सब इंडस्ट्री में यूज़ होता है, हम लोग का एप्लीकेशन में ज़रूरत नहीं है।
सम ये MPU 6050 से कैसे डायरेक्शन पता चलता है। मान लो ये मेरा MPU ऐसे ओरिएंटेड है, ठीक है, मेरा MPU ऐसे ओरिएंटेड है इस प्लेन में। अच्छा ठीक है, छोड़ देते, तो ये तो खत्म। ये ग्रेविटी से कैसे करते, और ये वो था मैग्नेटिक फील्ड से कैसे पता करते। ग्रेविटी से एक बात है कि तुम्हारा जब कैनसेट फ्री फॉल कर रहा होगा ना, तो तुम्हारा जो ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेगा G=0 हो जाएगा, फ्री फ्लोटिंग स्पेस जैसा फील करेगा। तो इसीलिए तुम्हारा मैग्नेटोमीटर यहाँ पे मस्ट हो जाता है, क्योंकि फ्री फॉल के वक्त तुम्हारा ग्रेविटी जीरो हो जाता है, इसलिए मैग्नेटोमीटर हम यूज़ करने बोल रहे थे। बस वही बात है। ये सब लाइब्रेरी है इसको ओरिएंटेशन डिटरमाइन करने। बस इतना ही तक खत्म हो गया। कुछ डाउट है तो पूछ लो। किसी को डाउट है? यहाँ पे एक डाउट है, लिख दिया हुआ है। कंट्रोल जायरो में, मतलब जो कंट्रोल मोमेंट जायरो है, उसमें हम हाँ, मतलब स्पिन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना। ये वाला हाँ हाँ, कंट्रोल मोमेंट है, हाँ। क्या क्या क्वेश्चन है? मतलब स्पिन कंट्रोल कर सकते हैं, मैं कैनसेट का अगर जेड एक्सिस के अलोंग ही स्पिन हो रहा है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं? कंट्रोल मोमेंट जायरो, जैसे तुम्हारा दो दो अगर कंट्रोल मोमेंट जायरो मान लो वाई एक्सिस के अराउंड स्पिन हो रहा है, तुम्हारा जेड और एक्स एक्सिस के अराउंड टम्बलिंग को कंट्रोल कर सकता है। तो अगर तुमको वाई एक्सिस के अराउंड कंट्रोल करना है कैनसेट को, तो तुमको अपना कंट्रोल मोमेंट जायरो को कोई और दूसरा परपेंडिकुलर एक्सिस में ओरिएंट करना होगा। वैसे मान लो एक्स एक्सिस के अराउंड ओरिएंट कर दिए, तब वो तुम्हारा वाई और जेड एक्सिस के अराउंड कंट्रोल कर पाएगा टम्बलिंग को। बेसिकली वही है। तुमको तीनों एक्सिस में कंट्रोल करना, तो तुमको मिनिमम दो कंट्रोल मूवमेंट जायरो चाहिए होगा। एक एक्स वाई एक्सिस लेगा और दूसरा वाला बाकी दूसरा वाला एक्स वाई जो रिमेनिंग एक्सिस लेगा और एक एक्सिस में ओवरलैप करेगा। वही है। पर ये वाला यूज नहीं करे तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में नहीं है, ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है। ये दोनों बहुत सिमिलर है पर सेम नहीं है। ये वाला नहीं यूज करना है, ये वाला यूज करना है। मतलब रिएक्शन व्हील्स वो वाला यूज करना है ना। हाँ, रिएक्शन व्हील जो समझा है, मतलब इतना ये सब जो डेरिवेशन की सब रिएक्शन व्हील का ही है, ये कंट्रोल मोमेंट जायरो का नहीं है। बाकी दोनों का नहीं दिखाया डेरिवेशन। और कोई डाउट है? नहीं नहीं। किसी और को कोई डाउट है? इधर से या पैसिव कंट्रोल में कोई डाउट है? फिन्स कैसे काम करता है, या पैराशूट का कुछ, या फिर सेंसर्स कैसे डेटा लेना है? हाँ हाँ, ये बता देते। देखो इसमें ये बाकी कॉलम्स तो तुम लोग का इंटरेस्ट का नहीं है। ये दोनों कॉलम और ये दोनों कॉलम कोई काम का नहीं। ये जो कॉलम है जिसमें शेप लिखा हुआ है, शेप कैसे बनाते लिखा हुआ है, और ये दो कॉलम जिसमें ड्रैग और ओपनिंग कोएफिशिएंट दिया हुआ है। ड्रैग कोएफिशिएंट ये वाला कॉलम है, सी अरे का ये वाला, ये सी डी, ये जो है ना, ये सी डी लिखा हुआ है देखो। जैसे ये फ्लैट सर्कुलर पैराशूट है, ठीक है, मतलब एकदम सिंपल। अगर हम एक कपड़ा ले, उसमें बीच में एक छेदा करे और बाहर से गोला काट दे, तो ये जो ऐसे पैराशूट बनेगा, इसका ड्रैग कोएफिशिएंट कितना होगा? इसका ड्रैग कोएफिशिएंट यहाँ लिखा हुआ है, 0.1 दिख नहीं रहा, 0.75 टू 0.8 होगा। अगर हम कोनिकल पैराशूट ले, जैसा कि तुम लोग देखा होगा जनरली टीवी वगैरह पे जो यूज़ होता है, इस शेप का पैराशूट अगर है मेरा कैनसेट का कोनिकल, तो इसका ड्रैग कोएफिशिएंट कितना होगा? इसका जैसे दिखा 0.75 टू 0.9, ऐसे ही करके ये बाइकॉनिकल, ये सब एडवांस शेप है पैराशूट का। ये सब नहीं यूज़ करने से भी चलेगा, तुम लोग पहला दो ही कंसिडर करो अपने डिज़ाइन के लिए। ये सब मैन्युफैक्चर करना थोड़ा मुश्किल होता है। और ये वाला ओपनिंग फोर्स कोएफिशिएंट है। ये वाला जैसे जब पैराशूट जिस मोमेंट को ओपन करेगा, ठीक है, ऐसे फ्री फॉल हो रहा है, नेक्स्ट मोमेंट पे जब ये पैराशूट अपना डिप्लॉय करेगा, ठीक है, ऐसे पैराशूट मान लो डिप्लॉय किया, तो इसमें इंस्टेंटेनियसली जो मैक्सिमम फोर्स आएगा
वो वाला फोर्स जो ये नॉर्मल हाफ रो ए वी स्क्वायर सी डी इंटू ये जो टू है, ये टू अगर तुमको पता नहीं कि तुम्हारा स्ट्रेच कोएफिशिएंट क्या है तब तुम ये टू यूज़ करो, पर अगर तुम्हारे पास ऐसा टेबल दिया हुआ है इसमें स्ट्रेच कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, तो ये जो स्ट्रेच कोएफिशिएंट सी है, सी इसको सी एक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये वाला टेबल में दे मतलब फ्लैट पैराशूट यूज़ करा तो इसका स्ट्रेच कोएफिशिएंट 1.7 के आसपास है, तो टू के बजाय 1.7 डाल दो तो तुम्हारा मैक्सिमम ओपनिंग फोर्स आ जाएगा। अगर कोनिकल पैराशूट यूज़ करें तो 1.8 है इसका। अलग अलग पैराशूट का जैसे देखो, एक्सटेंडेड स्कर्ट पैराशूट का 1.4 है। मतलब देख के पता चल रहा है ये डिज़ाइन किया वो ओपनिंग फोर्सेस रिड्यूस करने के लिए। ये गाइडेड सर्फ, ये जो ये है बहुत सारा ऑक्टागोनल शेप का पैराशूट है, इसका और कम है, 1.2 है। तो ये सब तब यूज़ किया जाता है जब तुम्हारा लाइक लूनर ऑर्बिट से या मार्शियन ऑर्बिट से वापस आ रहा है, बहुत हाई वेलोसिटी से वापस आ रहा है, तब ये सब शेप्स यूज़ किया जाता है। इसका देखो ड्रॉबैक है कि ड्रैग कोएफिशिएंट बहुत कम है, पर इसका अच्छा है कि स्ट्रेचिंग फोर्स में पीक फोर्सेस कम हो जाता है। तो ये सब अलग अलग स्पेशलाइज सिनेरियोज के लिए ये सारा पैराशूट्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जनरल केस में यही दो यूज़ किया जाता है, तो ये दोनों ही कंसिडर करना। ठीक है, ये आपको समझ है? और कोई डाउट है? किसी का और कोई डाउट है? तुमने बोला था कि वो जो के केडी और केआई है वो मैथ्स पे या फिर आई मीन कैलकुलेशन से डिटरमाइन किया जा सकता है कौन सा? मैनुअल ये सब केपी के आई? हाँ, ये सब मैटलैब से भी कर सकते हैं, ना तो कैसे मैनुअली भी कर सकते हैं, ट्रायल एंड एरर से। मैनुअली कैसे करेंगे मैनुअली मान लो तुम कोड वोड वगैरह लिख लिया, ठीक है, फिर तुम कैनसेट को लो, उसको रस्सी में बांधो और टंगा दो छत से, ठीक है। और फिर तुम के पी के आई वैल्यूज कुछ डाला वो ओरिजिनली, और फिर कैनसेट को थोड़ा सा ऐसे हिला दो रस्सी में टंगा के, फिर देखो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा ऑसिलेशंस कर रहा है तो के पी वैल्यू थोड़ा इंक्रीज करो, उसके बाद फिर उसको ऐसे ठेल के देखो और ऑसिलेट कर थोड़ा और इंक्रीज करो, ठीक है। अब थोड़ा ऑसिलेशंस घट गया है, मान लो देख रहे घट गया है, ठीक है। तो मान लो तुम्हारा कैंसर थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, ऑसिलेट नहीं कर रहा है पर हल्का हल्का जिटर कर रहा है, तो थोड़ा सा के डी वैल्यू इंक्रीज करो। ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारा थंब रूल होता है कि कैसे कैसे मतलब देख के कैसे इस वैल्यूज को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता है कैंसर ऐसे बनाओ, उसमें रिएक्शन व्हील डाल दो और उसको छत से रस्सी से एक ठो टंगा दो, और इसको फिर ऐसे नज करके देखो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। ऐसे रिस्पॉन्ड करो, उसको देख के ये वैल्यूज, तीन ठो वैल्यूज, ये कोड में ये जो तीन वैल्यूज दिए ना, ये तीन वैल्यूज का बस वैल्यू चेंज करते रहना जब तक तुम्हारा डिजायर्ड रिस्पॉन्स आने न लगे। बस वैसे ही मैनुअली करते हैं। मैटलैब से कभी तरीका है वो वाला बोलेगा तो बाद में बताएंगे कभी। और कोई डाउट है? नहीं बस आप, तो ठीक है फिर, और कोई डाउट नहीं है तो फिर मीटिंग एंड करते हैं। समझ आया जो समझा है, या फास्ट चल गए वो?